हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल के ऊपर। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ, जानत्व रेशा में रेशम का लेके आई हूँ। तो आज हमें क्या करना है, रेशम के बारे में देखना है कि रेशम का उत्पादन है सबसे पहले कहाँ से हुआ था, कब हुआ था और किस तरीके से इसकी प्रक्रिया है वो हमारी चालू होती है, जिसके माध्यम से हम इस रेशे का है वो उत्पादन कर सकते हैं। और किस तरीके से इस प्रक्रिया को हम उत्पादन के लिए प्रॉपर रूप से इसका जो स्केल है वो क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अब मैं आप लोगों को ऐसे ही नए वीडियो है बना के प्रोवाइड है वो कर सकूँ। तो आप लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है रेशम। जैसे आपने पहले क्या पढ़ा था, कपास पढ़ा था। कपास क्या है, एक वानस्पतिक रेशा है। ऐसे ही रेशम भी क्या है, एक वानस्पतिक रेशा है। सॉरी, वनस्पतिक नहीं, प्राकृतिक रेशों में जानत्व वर्ग का रेशा बोला जाता है। क्योंकि देखो, वनस्पति से तो कपास हमने देख लिया, लीलन आता है, जैसे बीज वाले देखे थे हमने और तने वाले देखे थे, और साथ में हमने जो पत्ती वाले रेशे हैं उनका देखा था। अब इसमें प्राकृतिक में जानत्व रेशा, ऐसे ध्यान रखना है आपको। प्राकृतिक में हमने एक तो क्या पढ़ा था, वानस्पतिक पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था जानत्व, और एक हमने पढ़ा था खनिज वाले। 3 प्रकार के प्राकृतिक रेशे देखे। अब ये प्राकृतिक रेशम में जानत्व वर्ग का बोला जाता है, और साथ में प्रोटीन वाला रेशा कहा जाता है। सबको पता है कि प्रोटीन है वो आपका क्या है, जानत्व प्राप्त यौगिक माना जाता है, क्योंकि मांस, मछली, अंडा है, ये हमारे प्रोटीन के उच्च स्रोत होते हैं। और रेशा क्योंकि जानवरों से प्राप्त होने वाला है ये रेशम, और ऊन भी क्या है, जानवरों से प्राप्त होने वाला रेशा है। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने का यही तरीका है। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है, रेशम कौन से वर्ग का रेशा माना जाता है। तो एक तो अगर प्राकृतिक ऑप्शन में हो तो प्रकृति से प्राप्त होने वाला रेशा हो गया। अगर प्राकृतिक ना हो के जानत्व रेशा हो तो उसमें आप जानत्व रेशा भी कर सकते हो। या इस तरीके से डायरेक्ट पूछा जाए कि जानत्व वर्ग का रेशा कौन सा है, तो अगर ऊन और प्रोटीन दोनों में से हो आपके ऑप्शन में तो आपको इन दोनों में से ही ऑप्शन करना है। और प्रोटीन वर्ग पूछा जाए कि कौन से वर्ग का इसमें रेशा, प्रोटीन वर्ग का रेशा कौन सा है, इस तरीके से पूछा जाए तो आपको रेशम या ऊन में से ही आपको इसका ऑप्शन है वो चूज करना है। तो आपके 2 क्वेश्चन है वो इसी नाम से बनते हैं। एक तो आपका प्रोटीन वर्ग का रेशा कौन सा है, और साथ में आपका जो जानत्व वर्ग का रेशा है वो कौन सा है, और प्राकृतिक पूछा जाए कि प्राकृतिक रेशा कौन सा है तो भी ये करना है। एक आपको ये देखना है, देखो हमने 2 प्रकार के रेशे पढ़े थे, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। कृत्रिम रेशे जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे फिलामेंट होते हैं। लेकिन प्राकृतिक रेशों में जो हमारे फिलामेंट रेशे हैं उसके अंदर ये रेशम आता है। एक तो हमारे प्राकृतिक रेशे होते हैं, और प्राकृतिक में फिलामेंट और स्टेपल। स्टेपल का मतलब तो क्या होता है, छोटे रेशे। स्टेपल का मतलब होता है छोटे रेशे। जैसे कॉटन हमने पढ़ा तो कॉटन क्या है, स्टेपल वर्ग का रेशा है। और अगर आपको ये आ जाए नायलॉन, डेकोरोन, ये आ जाए आपका सारे के सारे कृत्रिम रेशे, तो ये सारे क्या है, फिलामेंट है। और प्राकृतिक रेशों में खाली रेशम क्या है, आपका एक फिलामेंट रेशा माना जाता है। तो फिलामेंट और स्टेपल में पूछा जाता है कि छोटे रेशे कौन से कहलाते हैं, बड़े रेशे कौन से कहलाते हैं। तो स्टेपल और फिलामेंट, इन दोनों के ऊपर भी आपके क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि रेशम की उत्पत्ति है वो कौन से देश से मानी गई है। तो रेशम की उत्पत्ति का जो देश है वो चीन है हमारा। सबसे पहले रेशम के रेशे की उत्पत्ति है वो चीन के अंतर्गत हुई थी, और चीन है वो प्रथम रेशा माना जाता है। ये रेशम उत्पादन वाला देश अगर पूछा जाए तो वो क्या माना जाता है, चीन माना जाता है। चीन का प्रथम देश है वो आपका रेशम उत्पादन के लिए माना गया है।
चीन की एक राजकुमारी थी सी लिंगची, ये नाम आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर प्रश्न आता है कि रेशम की देवी किसे कहा गया है। तो रेशम की देवी सी लिंगची को कहा गया है। ये हमारी चीन की एक राजकुमारी है जिन्होंने रेशम के धागे की खोज की थी। वो खोज किस तरीके से की थी, इसके ऊपर भी एक छोटी सी कहानी है। वो कहानी क्या है कि ये चीन की जो राजकुमारी है अपने बागान में बैठी हुई चाय पी रही थी, और चाय पीते समय एक पेड़ से कोकून है वो इनकी चाय के अंदर आके गिरा था, और वो कोकून जब गर्म चाय के संपर्क में आया तो वो उसके धागे रेशे हैं वो उन्होंने अपना सेरेसिन मोम है उसको वो छोड़ देता है, और उससे धागा है वो रेशा है, मतलब धागा जो रेशा उसके ऊपर लिपटा हुआ रहता है पुपा के ऊपर, उसने वो पूरा का पूरा छोड़ दिया, और छोड़ने से वो धागा है चमकीले रूप में दिखाई दिया। तो राजकुमारी ने क्या किया, वो कीड़े से रेशम को एक अलग उतारा और फिर उस पेड़ से और वैसे ही कोकूनों को तोड़ा के इकट्ठा किया और उनको गर्म पानी में डाल के और फिर उनके रेशों को इकट्ठा करके और उन्होंने एक रुमाल का निर्माण किया था। वो वहाँ के राजा को उन्होंने भेंट की थी। तो राजा ने उसके बाद इस रेशम उत्पादन का कार्य है वहाँ पे शुरू किया, जिससे ये रेशम का जो उत्पत्ति देश है वो कौन सा माना जाता है, चीन माना जाता है। और रेशम की देवी पूछा जाए तो रेशम की देवी कौन सी है, सी लिंगची, ये आपकी रेशम की देवी कहलाती है। अब ये तो हमारा प्रथम देश हो गया चीन। वर्तमान में जापान का जो स्थान है वो रेशम उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान माना गया। वर्तमान में अब जो स्थिति है वो किसकी है, जापान की है। तो जापान है वो प्रथम स्थान के ऊपर है और भारत है वो हमारे चौथे स्थान के ऊपर रेशम उत्पादन के अंतर्गत माना गया है। अब आगे की प्रोसेस क्या है, रेशम के कीड़े पालन की प्रक्रिया है उसको किस नाम से जाना गया, ये भी हमारा प्रश्न है वो पूछा जाता है। रेशम के लिए हमें कीड़ों का पालन करना पड़ता है और ये कीड़ों का पालन की जो प्रक्रिया है वो हमारी सेरीकल्चर के नाम से जानी जाती है। इसके साथ ही जो रेशम के कीड़े हैं वो कौन से पेड़ के ऊपर पाले जाते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हमारा आता है शहतूत के पेड़ के ऊपर, क्योंकि जो रेशम का कीड़ा है वो शहतूत की पत्तियां ही खाता है। रेशम के कीड़ों के पालने की प्रक्रिया है वो सेरीकल्चर कहलाती है। और ये सेरीकल्चर की प्रक्रिया कौन से पेड़ के ऊपर की जाती है, तो शहतूत की पत्तियों के ऊपर ये सेरीकल्चर की प्रक्रिया की जाती है। अब ये जो रेशम के कीड़ों का पालन है इसकी एक प्रक्रिया चलती है। ये जो रेशम है ये कितनी स्टेज के अंदर जाके हमें पूरा कीड़े के रूप में प्राप्त होता है, तो इसका जो क्वेश्चन है वो एक तो ये चारों नाम आते हैं, चारों नाम है वो उल्टे सीधे आते हैं, तो इनको एक प्रोसेस के अंदर लगाना होता है कि सबसे पहले नंबर पे पहली प्रक्रिया होती है वो अंडे की होती है, और अंडे की प्रक्रिया है वो 12 से 15 दिन की मानी गई है। फिर ये अंडा किस में परिवर्तित हो जाता है, लार्वा में परिवर्तित हो जाता है, और लार्वा से तीसरी स्टेज हमारी आती है प्यूपा, प्यूपा से चौथी स्टेज आती है हमारी कीड़े की, जिसको हम क्या कहते हैं, मोथ के नाम से जाना जाता है। कई बार प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जो मोथ है वो रेशम के कीड़े की कौन सी स्टेज है, तो ये 4th स्टेज है। रेशम हमें प्राप्त होने वाला जो प्रोसेस है, जो स्टेज है वो कौन सी स्टेज में प्राप्त होता है, तो ये प्यूपा की जो स्टेज आती है, इस स्टेज के अंदर हमें क्या होता है, रेशम की उत्पत्ति मानी जाती है। कीड़े के रूप में तो हमें उन्हीं जो हमें आगे बचा के रखने होते हैं, उच्च क्वालिटी के जो कीड़े होते हैं उन्हीं का ही हम आगे पालन करते हैं, क्योंकि प्यूपा की जो स्टेज होती है, सबसे पहले अंडा आया, अंडा 12 से 15 दिन का हुआ और फिर इससे लार्वा में परिवर्तित हुआ। लार्वा की स्टेज है वो 30 दिन की मानी गई है, और ये लार्वा क्या करता है, ये इस शहतूत की पत्तियों को खाता है, और शहतूत की पत्तियाँ जितना इसका खुद का वजन होता है, इस वजन का 38,000 गुना ये शहतूत को खाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
कि ये अपने वजन से 38,000 गुना सहतूत की पत्तियों को खाकर ये 30 दिन के अंदर पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। 10 दिन तक ये लार्वा है, खूब सारा है, वो सहतूत की पत्तियों को खाता है और उसके बाद ये खाना बंद कर देता है। और फिर क्या होता है, जो लार्वा का कीड़ा होता है, उस लार्वे की कीड़े की जो डिज़ाइन होती है वो इस तरीके के हमारे 8 के अक्षर की तरह दिखाई देती है। और यहाँ मुंह के ऊपर इसके 2 छिद्र होते हैं और इस छिद्र के सहायता से ये अपनी लार है उसको स्त्रावित करना शुरू कर देता है। और ये लार जैसे जैसे निकलती है तो इसको ये अपने ऊपर इकट्ठा करता जाता है और एक टाइम पे इतना ये इकट्ठा हो जाता है कोकून की मोटा, इसके ऊपर 1800 मीटर तक का जो हमारा 1800 मीटर तक है वो इसके ऊपर रेशम का उत्पादन होता है। इसीलिए इसको फिलामेंट का नाम दिया गया है, क्योंकि फिलामेंट की जो लंबाई होती है वो हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। मीटर में जिसकी लंबाई होगी वो रेशे हमारे फिलामेंट हो गए और स्टेपल की लंबाई है वो हम किस में नापते हैं, इंच में और सेंटीमीटर में नापते हैं। तो जिनकी लंबाई इंच में होती है वो हमारे स्टेपल रेशे हैं और जिनकी लंबाई हम मीटर में नाप सकते हैं तो वो हमारी क्या है, फिलामेंट रेशे हैं। तो इस जो लार्वा के स्टेज के अंदर है ये अपना लार है वो निकाल, इस स्टेज के अंदर मतलब ये अपना जो रेशा है वो अपने ऊपर खा के और तृप्त हो जाता है, उसके बाद ये खाना बंद कर देता है और फिर ये अपने ऊपर लार को स्त्रावित करने लगता है। ये हमारी प्यूपा की स्टेज में आने के बाद ऐसा प्रोसेस है, मतलब अंडा खाने के बाद जो लार्वा बना, लार्वा के बाद जो प्यूपा में आता है तो इसके अंदर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारी रेशे लपेटने की वो प्रारंभ हो जाती है। फिर इसके अंदर जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि ये जो लार निकालता है इस लार के अंदर एक तो सेरेसिन नामक तो गोंद पाया जाता है और दूसरा फाइब्रिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। तो ये प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में कि जो कीड़ा है, प्यूपा है, वो कौन सा प्रोटीन का स्त्राव करता है और कौन सा गोंद का स्त्राव करता है। तो इस दोनों के ऊपर ध्यान रखना है। सेरेसिन तो गोंद का नाम है और फाइब्रिन है वो प्रोटीन का नाम है। फिर इस स्टेज में इनको रेशे को प्राप्त करने के लिए इसको गर्म खोलते पानी में इनको प्यूपाओं को डाल दिया जाता है और फिर वो सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाता है वो गोंद और फिर हमारा क्या होता है, उस रेशम को हम अलग करके अपनी रील के ऊपर उस रेशम को इकट्ठा करने लग जाते हैं। तो इस स्टेज के ये कीड़े हैं वो तो हमारे गर्म पानी में डालने से मर जाते हैं और हमें रेशम प्राप्त हो जाता है। जो अच्छी क्वालिटी के कीड़े होते हैं उनका ही हम आगे अंडा देने के लिए उनको अलग से एक जैसे तिनके की जो चटाइयाँ होती है, इस तरीके की जो चटाइयाँ होती है इनके ऊपर इन कीड़ों को पत्तियों को बिछा के, इनके ऊपर सहतूत की पत्तियों को बिछाकर और उन कीड़ों का वापस पालन किया जाता है। वो अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद में वो लार्वा में, प्यूपा में और कीड़ा में परिवर्तित होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हमारी इनकी क्या है, पूरी की पूरी स्टेज मानी जाती है। तो यहाँ पर एक तो आपका ये स्टेज से संबंधित प्रश्न बनता है और एक आपका ये कितने दिन का ये भी पूछा जा सकता है और ये क्या खाता है, किसको खाता है, कौन सा गोंद निकलता है, कौन सा फाइब्रिन मतलब प्रोटीन बनता है। तो ये सारे प्रश्न इनके ऊपर बनने वाले देखे जाते हैं। आपने मोस्टली ज़्यादातर प्रश्न है वो इसी कपास से आते हैं, रेशम से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसकी रेशम उत्पादन की ये पूरी की पूरी प्रोसेस का मैंने डिटेल बता रखा है कि जो रेशम उत्पादन है तो ये रेशम उत्पादन सहतूत की खेती करना होता है सबसे पहले। और ये सहतूत की खेती इसीलिए की जाती है कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो सहतूत की पत्तियों के खाकर ही बड़े होते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, सहतूत की खेती करनी होती है। सहतूत की खेती के ऊपर कीड़ों का पालन करना होता है और कीड़ों का पालन हो जाए, कोकून की हमें छटाई करनी होती है। जो कोकून से हमें क्या मिल रहा है, रेशम मिल रहा है, तो उन कोकून की हम अलग से छटाई कर लेते हैं और जिसको हमें कीड़ा रखना है उस कीड़े को हमें अलग करना होता है।
और फिर इसका गोंद को ढीला करना। तो ये कोकून से हमें रेशम प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, उस कोकून को गर्म पानी में डाला जाता है और गर्म पानी में डालने के बाद में उससे गोंद का ढीलापन हो जाता है और रेशा अलग से निकाल सकते हैं। फिर इनसे धागे निकल जाते हैं अपने आप ही। और इन धागों के अंदर क्या की जाती है, ऐठन दी जाती है। और ऐठन देने के बाद क्या किया जाता है, इनका वस्त्र बनाना होता है। वस्त्र बनाने के लिए हमें गांठें तैयार करनी होती है और गांठों से धागा बनाने का कार्य होगा। और धागा बनाने के बाद भी इसकी गोंद की प्रक्रिया को हटाने का कार्य होता है। ये वस्त्र इतना हल्का होता है कि उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसका वजन बढ़ाना होता है। और ये वजन किसके माध्यम से, सोने चांदी के, या आजकल क्या हो रहा है, तांबे के, लोहे के, इस तरीके से हमें इन धातुओं का प्रयोग करके और इसमें जो सिल्क से रेशम जो वस्त्र बनता है हमारा, उससे हम क्या कर सकते हैं, इनको साथ में कपड़े की बुनाई के साथ इसको वज़न बढ़ाने का कार्य है, इससे संभव हो पाता है। फिर इसकी ब्लीचिंग की जाती है। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, इसकी सफाई करना, सुंदर अट्रैक्टिव कपड़े को देना। रेशम में चमक सबसे ज़्यादा मानी गई है। रेशम का जो धागा होता है वो चमकीला होता है, इसमें शाइनिंग होती है। इस शाइनिंग को कम भी किया जाता है कहीं पे, और सबसे पहले हल्के होने की वजह से इसमें ब्लीचिंग वजन बढ़ा दिया जाता है। ब्लीचिंग से इसको सुंदर आकर्षित रूप में परिवर्तित किया जाता है, चमकीला। क्योंकि वस्त्र इतनी प्रोसेस से जब गुजरता है तो उसके अंदर क्या होता है, अगर मैल गंदगी या किसी भी तरीके के धब्बे वगैरह इसके ऊपर लग जाते हैं, जिसकी हमें क्या करनी होती है, ब्लीचिंग करनी होती है। यानी कपड़े को सुंदर आकर्षण और दाग धब्बों से रहित हमें तैयार करना होता है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको रंगना होता है। तो इसके ऊपर हमारे अम्लीय प्रकृति के रंग है वो रेशम के ऊपर अच्छे माने गए हैं। और फिर हमें इसकी छपाई करनी होती है। छपाई के साथ साथ इसकी परिसज्जा को पूरा तैयार करना। परिसज्जा के मतलब इसका जो गुण है, इसकी जो विशेषताएं पढ़ेंगे हम, वो क्या आ जाएगी, इसकी परिसज्जाओं से संबंधित आ जाएगी। तो हमें उस परिसज्जाओं में किस किस तरीके की परिसज्जाएं हैं वो इसके अंदर देनी है। तो ये सारी प्रोसेस क्या आती है, हमारी सिल्क का धागा, इसको रेशम को हम क्या कहेंगे, सिल्क कहेंगे। जो सिल्क का कपड़ा बनाने के लिए हमें किन किन प्रोसेस से इसको गुजरना पड़ता है। आगे के वीडियो में हम इसकी विशेषताओं के लेके चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी रासायनिक विशेषता है और कौन सी इसकी भौतिक विशेषता है। तो इसके ऊपर हम गहराई से अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसी टॉपिक से आपके प्रश्न हैं वो आपके 1-2 बनने वाले हैं, एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।